हैं वैसे जब आपका बिजनेस बहुत बड़े स्केल पर होता है तो वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मर्केंडाइज में डील करता है। सो एट दैट टाइम बिजनेस को जो है हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना पड़ता है फॉर द स्मूथ कंडक्शन। नाउ वी हैव टू मेंटेन departmental accounts in such a way so that we can find out the departmental profit and loss. Okay, we can find out the departmental profit and loss every year separately. We have to maintain our accounts in such a way. हम इस तरह से अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे कि हमारे डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस हमारे सामने क्लियरली दिखें। एग्जाम्पल के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 5 डिपार्टमेंट्स हैं, तो मुझे 5 डिपार्टमेंट्स के क्या करने हैं, ट्रेडिंग P&L बनाने हैं, जिसमें क्या होगा मुझे सब साफ साफ समझ आ जाएगा। सपोज मेरे 5 डिपार्टमेंट है A B C D E, तो A का कितना प्रॉफिट आया है या B का कितना आया है, C का लॉस आया है तो कैसे आया है, कितना आया है, D का E का। ठीक है, तो आज मैं पहले इस पूरे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का बेस बनाऊंगी आपके साथ। ठीक है, कि बेस ये डिफरेंस मैं अभी नहीं करा रही हूँ, ब्रांच अकाउंट्स जब कराऊंगी तो डिपार्टमेंटल और ब्रांच अकाउंट का डिफरेंस तभी क्लियर होगा। ब्रांच अकाउंट अभी आपने पढ़ा नहीं है तो इसका डिफरेंस मैं बाद में कराऊंगी। आज समझते हैं कि हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए जो इसका बेस होता है वो मैं आज समझा रही हूँ। जिस बच्चे को आज के बेस में प्रॉब्लम हो वो साथ साथ पूछे, और साथ साथ अगर कोशिश रहेगी मेरी कि एक इलस्ट्रेशन भी मैं आज करा दूं। तो बेसिक ये है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का। हमें जब किसी भी डिपार्टमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस निकालने होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलते हैं, नेट प्रॉफिट निकलते हैं, या फिर ग्रॉस लॉस निकलता है, नेट लॉस निकलता है। तो हमें डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले डिपार्टमेंटल लेवल पर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, ये सब मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं। क्योंकि जो आपका ट्रेडिंग एंड P&L है वो आपका इन्हीं से ही उठकर आएगा, यहीं से इंफॉर्मेशन आएगी। अगर आपकी सब्सिडरी बुक्स नहीं होंगी तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग P&L। सो आपको फॉर्मेट दे रखा है परचेज एंड सेल्स बुक का। देखो इसके अंदर फॉर्मेट में ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रखे कि कैसा होता है परचेज बुक का फॉर्मेट। अगर आपके सामने रियलिटी में कभी आए वो परचेज बुक का फॉर्मेट तो आप कंफ्यूज मत होना, यही होगा, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉर्ड, इनवॉइस नंबर। आपको पता है परचेज को हम इनवॉर्ड बोलते हैं, तो इनवॉर्ड इनवॉइस नंबर होता है आपका बिल नंबर। LF का कॉलम होता है एक आपका लेजर फोलियो का कॉलम है ये। ठीक है, लेजर में आपकी इसकी पोस्टिंग का है वो पेज नंबर लिख देंगे आप टोटल लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले में टोटल आया है और फिर डिपार्टमेंट आए हैं ABCD। आपके 4 डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट है, आप कॉलम बना लो उनके ABCD, रुपीज आप ऊपर डाल देंगे। ठीक है, कि आपके रुपीज में कोई अगर बाहर की कंट्री होगी तो वो डॉलर या यूरो डालेगी या फिर आपकी जो भी करेंसी होगी, और इन सब डिपार्टमेंट्स का टोटल यहाँ फर्स्ट वाले कॉलम में आएगा। सेम फॉर्मेट सेल्स बुक का है, बस यहाँ पर आपने क्या करना है, इनवर्ड की जगह आउटवर्ड इनवॉइस नंबर डालना है। डेट डालेंगे, पर्टिकुलर्स डालेंगे, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर डालेंगे, LF वही लेजर फोलियो नंबर डालेंगे। टोटल टोटल कैसे आएगा, ABCD से आएगा टोटल। ठीक है, तो A में कितना आया, B में कितना आया, C में, D में। सो यू विल मेंटेन अ टोटल कॉलम फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। ये आपकी परचेज बुक है, सेल्स बुक है डिपार्टमेंटल लेवल की। आप ऐसे ही परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे, वहां पर भी आपका डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर डलेगा आपका, डेफिनेटली है। इनवॉइस नंबर तो गया ही होगा ना, तो LF टोटल डिपार्टमेंट ABCD। नेक्स्ट आ जाइए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हम क्यों बना रहे हैं, या फिर हम इसका क्या मतलब है, पहले ये समझो। हमें हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हर डिपार्टमेंट का जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है उसके रिगार्डिंग हम उतने कॉलम्स बनाएंगे। जैसे 4 डिपार्टमेंट है तो ट्रेडिंग के 4 कॉलम बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस आपके भी उसमें फिर 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है, एंड कॉलम जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट या लॉस को बता देंगे कि भाई हाँ कितना है, और जो टोटल कॉलम होगा वो आपका प्रॉफिट और लॉस
पूरे बिजनेस का बताएगा कि पूरे बिजनेस का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। अब क्या एडवांटेजेस है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L बनाने का, देख लो। सबसे पहले अगर हमें हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट और लॉस पता चल जाए तो हम इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं अदर डिपार्टमेंट से, एंड इट मे बी असर्टेन एज टू व्हिच डिपार्टमेंट हैव हायर प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमें ये पता होना चाहिए हमारे 4 डिपार्टमेंट है तो चारों में से सबसे अच्छा कौन सा चल रहा है और कौन सबसे कम चल रहा है। सो हमें यहाँ पर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स इस वे में बनाने पड़ते हैं। सेकंड है आपका एडवांटेज, इफ ओनली वन ट्रेडिंग एंड P&L इज प्रिपेयर्ड। सोच के देखो कि अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, पर हम एक ही ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, आपका जो एक डिपार्टमेंट का लॉस दूसरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कवर कर जाएगा, और उस सिचुएशन में हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में चल रहा है, कौन सा बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। So in order to ascertain the separate profit and loss, we need to maintain the departmental trading and profit and loss account. Third है आपका, departmental accounts are helpful to manage to the management to take decision to which departments are to be expanded and which departments are to be closed. जो डिपार्टमेंट कॉन्टिन्यूअसली लॉसेस शो करेंगे, कॉन्टिन्यूअसली, आपने 1 साल देखा, 2 साल देखा, 3 साल देखा, वो लगातार लॉसेस में ही चल रहा है एक डिपार्टमेंट, तो आप ऑर्गेनाइजेशन कब तक उसको संभाल कर रखेगी, कब तक उसको अपनी तरफ से कवर अप देगी। सो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्लियर हो जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट हमें बंद करना है और कौन से डिपार्टमेंट को हमें बढ़ाना है, एक्सपांड करना है। फोर्थ है आपका, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आल्सो। यू नो, आपके ये जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इससे आपको आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की भी एफिशिएंसी पता चलेगी, और उसके बेसिस पर हम उनकी सैलरीज, उनका बोनस, उनके इंसेंटिव स्कीम सब डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर प्रोडक्शन मैनेजर बहुत अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम उसके मैनेजर की सैलरी, वहां का बोनस और उस डिपार्टमेंट के लोगों का बोनस, इंसेंटिव स्कीम्स डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो दे आर हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द इंसेंटिव्स आल्सो। ये हमारे इसकी एडवांटेजेस हैं। आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कहता है? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जब आपके डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन हो जाएंगे, फिर आपको एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना है। इसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपका हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आया है उसको आप ट्रांसफर कर देंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड जो एक्सपेंसेस आपके डिपार्टमेंटल लेवल पर ना होकर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस का किसी भी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। मैं अभी पूरी लिस्ट बताने वाली हूँ कि कौन से एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और कौन से एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो जो एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है उसको हम उसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम वो सारे एक्सपेंसेस ट्रांसफर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन का इंटरेस्ट किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए लोन नहीं लिया गया है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम वे में। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इनकम आ रही है तो किसी डिपार्टमेंट की इनकम नहीं है, ये हमारी जनरल हमारे पूरे बिजनेस की इनकम है। ऐसे ही हमारा अगर इनकम टैक्स है तो वो भी हमारा क्या है, पूरे बिजनेस की इनकम का टैक्स है, वो हमारा किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। Balance of profit revealed by general profit and loss account is then transferred to the balance sheet, which is prepared jointly for all the department. फिर हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे इस प्रॉफिट, जो हमने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे, और इन दिस मैनर वी विल प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ अ लार्ज बिजनेस in which various departments are made for the smooth conducting of business. ठीक है, ये आपका एक थ्योरी समझानी थी मुझे, मैंने आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की थ्योरी बता दी है। अब इसके अंदर आ जाइए एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि हमें जो हमारे खर्चे हुए हैं उनको एलोकेट करना है, उनको कहीं ना कहीं भेजना है। तो इस पर्पस से हमने अपने एक्सपेंसेस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे एलोकेट होंगे और इनडायरेक्ट कैसे अपॉर्शनमेंट होगा उनका, I will tell you.
तो एलोकेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपको पता है कि कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आ रहा है तो वो आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट लेवल पर रिलेटेड है, उसका दूसरे डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लेकर खर्चा किया जा रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो वो हम सारे के सारे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके अंदर चार्ज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक्स डिपार्टमेंट है हमारा, एक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को मैंने सैलरी दी है 50,000 रुपए, तो वो मैं एक्स डिपार्टमेंट में ही चार्ज करूंगी, उसका वाई डिपार्टमेंट से उसका जेड डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एलोकेशन कैसे होता है? इज इट क्लियर? यस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एलोकेशन समझ आ गया कैसे करना है? आगे अभी इलस्ट्रेशन में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत ज्यादा आपकी लिस्ट है लंबी, बहुत ज्यादा आपको बेस वगैरह जो है थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि हम कैसे अपोर्शनमेंट होता है उसको डिवाइड करना। अब देखिए कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो ना सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो अब हम उसको पर्टिकुलर एक्स डिपार्टमेंट में नहीं डाल सकते, पर्टिकुलर वाई में नहीं डाल सकते, पर्टिकुलर जेड में नहीं डाल सकते। तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम उनके लिए कॉमन बेस चूज करेंगे, कॉमन बेस चूज करेंगे जिसके बेसिस पर हमारा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको हम डिवाइड करके सारे डिपार्टमेंट्स में, ये जो बेस है या तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप इस बेस पर इसको डिवाइड करो, और अगर क्वेश्चन में बेस गिवन नहीं है तो कैसे करोगे? तो आपको मैं बताती हूँ कि हर एक्सपेंस को डिवाइड करने का बेस डिफरेंट है और वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आइटम्स लर्न करनी पड़ती हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का तो आपका डायरेक्ट डिपार्टमेंट में चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का आपको बेस ऑफ अपॉर्शनमेंट लर्न करना पड़ेगा। मैं पहले समझाऊंगी, लर्न अपने आप हो जाएगा, क्वेश्चन करते करते अपने आप लर्न हो जाती हैं चीजें। अब देखिए वैसे इसके ऊपर एक लाइन और थी, वो ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आपका क्वेश्चन में मेंशन है देन इट्स ओके, आप वैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, बट अगर ये आपका अगर मेंशन नहीं है तो इक्विटेबल बेसिस पे कर दो। इक्विटेबल बेस मतलब इक्वल, जैसे 4 डिपार्टमेंट है तो 4 पार्ट्स कर दो उसके, 5 डिपार्टमेंट है तो 5 पार्ट्स कर दो, 10 डिपार्टमेंट है तो 10 पार्ट्स कर दो उसके। तो you will divide it by a common number which will be the equal to the number of departments. अब आ जाइए एक एक्सपेंस उठाएंगे हम अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक एक्सपेंस उठाएंगे और उसका अपॉर्शनमेंट का बेस देखेंगे कि हम कैसे उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो आपके यहाँ पर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके वो 3 बेसिस पर इन्होंने वो करे हैं, अपॉर्शनमेंट बताया है, 3 बेस है उनकी। अपॉर्शनमेंट अकॉर्डिंग टू सेल्स और टर्नओवर, सेल्स को आप टर्नओवर भी बोलते हो, अपॉर्शनमेंट अकॉर्डिंग टू स्पेस, अपॉर्शनमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सेल्स के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से एक्सपेंसेस का अपॉर्शनमेंट कर सकते हैं? जो चीजें डायरेक्ट सेल्स से रिलेटेड है उनका अपॉर्शनमेंट हम सेल्स के बेसिस पे कर सकते हैं। एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड फॉर सेल्स ऑफ होल ऑफ बिजनेस मस्ट बी अपॉर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी सेल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अपॉर्शनमेंट करेंगे। वो एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं आपके, देखिए आपका कमीशन ऑन सेल्स है, ये सेल्स पर होने वाला खर्चा है। डिस्काउंट ऑन सेल्स, सेल्स पर होने वाला खर्चा है। एडवर्टीजमेंट सेल्स से रिलेटेड होती है। बैड डेट्स आपके सेल्स नहीं तो डेटर से रिलेटेड होते हैं, तो डेटर भी तो सेल्स से ही बनते हैं, तो ये भी सेल्स के बेसिस पे होंगे आपके। ट्रैवलिंग एजेंट सैलरीज होते हैं, आपके सेल्स एजेंट्स होते हैं, वो सेल्स के ऊपर अपॉर्शन होंगे। वेयर हाउस का रेंट भी हम सेल्स के बेसिस पर ही क्या करते हैं, अपॉर्शन करते हैं। एंड कैरेज आउटवर्ड मतलब जो आपका कैरेज आउटवर्ड है वो आपका क्या होगा, सेल्स के बेसिस पर अपॉर्शन होगा। नेक्स्ट देखिए अपॉर्शनमेंट अकॉर्डिंग टू स्पेस, कुछ चीजों का हम स्पेस के बेसिस पर भी अपॉर्शनमेंट करते हैं।
कि हमारा जैसे कि ए डिपार्टमेंट ने कितनी जगह ले रखी है, बी ने कितनी ले रखी है, सी ने कितनी ले रखी है, डी ने कितनी ले रखी है। अब रेंट है तो रेंट का मैं क्या करूंगी, स्पेस के हिसाब से डिवाइड कर दूंगी कि ए डिपार्टमेंट ने इतनी जगह ली है, बी ने इतनी ली है, सी ने इतनी ली है, तो मैं उसको स्पेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करूंगी। म्यूनिसिपल टैक्सेस भी सेम, मैं अपने स्पेस के अकॉर्डिंग ही डिवाइड करूंगी, और म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड रेट्स वही हो गया। उसके बाद है अपॉर्शनमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस की यहाँ पर नीचे लिस्ट दे रखी है इन्होंने। ये तो हो गए आपके, कुछ तो आप स्पेस के अकॉर्डिंग अपॉर्शन करोगे और कुछ आप अपॉर्शन करोगे सेल्स के बेसिस पर। अब कुछ और एक्सपेंसेस है तो ना सेल्स के बेसिस पर डिवाइड हो सकते हैं ना स्पेस के बेसिस पे हो सकते हैं। सो हाउ वी विल डिवाइड, तो पहला है इसके अंदर लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस। जो लाइट का खर्चा है या जो हीट का खर्चा है वो आप कैसे करोगे। अगर आपने सेपरेट मीटर लगा रखा है हर डिपार्टमेंट का, तब तो ये डिवाइड हो जाएगा ऑन द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स, कि एक ए डिपार्टमेंट ने मान लो 50 यूनिट खर्च करी है, बी ने 100 यूनिट खर्च करी है, तो मैं उस हिसाब से डिवाइड कर दूंगी लाइट और हीटिंग को। बट अगर नहीं है, अगर कोई सेपरेट मीटर नहीं लगा रखा, तो क्या करेंगे, अपॉर्शनमेंट कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। मतलब जैसे एरिया, जो भी जितना भी एरिया है उसके हिसाब से हम अपने लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देंगे। फिर बी आपका अदर एक्सपेंसेस में है डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑन मशीनरी। अब डेप्रिसिएशन आपको पता है हर मशीनरी का होता है, ए डिपार्टमेंट की मशीनरी का, बी डिपार्टमेंट का, सी का, और रिपेयर्स भी आते हैं। सो कैसे आप उसको अपॉर्शन करेंगे, आप तो एक साल का निकाल, आप तो सारी मशीनरीज का निकाल लेते हैं कि भी हाँ ये मशीनरी डेप्रिसिएट हुई, अब उसको डिवाइड कैसे करेंगे। वैल्यू ऑफ मशीनरी इन ईच डिपार्टमेंट में बी यूज फॉर देयर अपॉर्शनमेंट। जो भी मशीनरी की वैल्यू है उसके बेस पर हम उसको डिवाइड करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको समझाऊंगी। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम देखो कैसे करते हैं हम डिवाइड डिपार्टमेंटल लेवल पर। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने ले रखा है, देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपके कई तरह के होते हैं ना, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अगर ले रखा है तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक, जो भी हर डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक होता है उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। अगर आपने वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस आपको पता है कि कंपनी अपने वर्कर्स के लिए ले